स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचासी। ब्रिटिश शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम। हर बार की तरह इस बार भी 2 दिन मनाई जा रही है जन्माष्टमी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल ने रखा प्रस्ताव। हर जिले में बनेगा 5000 की क्षमता वाला आश्रय स्थल। सीएम ने दी सहमति। ऋषिकेश में सीएम ने किया हेलीपैड का उद्घाटन। हेली सेवा से मरीजों को लाने में होगी सुविधा। एम्बुलेंस हेलीपैड से 9 मिनट में पहुंचेगी एम्स। बाबा केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु। कठिन यात्रा के बाद भी जोश में कमी नहीं। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु टेक चुके हैं माथा। ऋषिकेश में खतरे के निशान पर पहुंची गंगा। टेहरी में 1 दर्जन मकान गौशालाएं ढही। प्रदेश में 150 से ज्यादा सड़कें बंद। और रुद्रप्रयाग के जखोली में बारिश के साथ टूटा कहर। मलबे में कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट से। देर रात कार सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया था। सूचना पर पुलिस की भी एक्टिव हुई और युवक को पुलभट्टा थाने क्षेत्र से बरामद कर लिया गया। अपहरण के पीछे पुलिस पैसे की लेन देन का मामला बता रही है। इस मामले में अभी 2 बदमाश फरार चल रहे हैं। एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा ने पुलिस कार्यालय में मामले को खुलासा किया है और साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। मामला है। कल शाम में ट्रांजिट थाना क्षेत्र का ये घटनाक्रम है, जिसमें एक दया कृष्ण नाम के व्यक्ति को कुछ बदमाशों ने अपहरण करके उठा के लेके चले गए थे। तो तत्काल हमारी पूरी टीम इसमें लग गई थी। तो ये ज्ञात हुआ कि उसका कुछ पैसों का लेन देन का मामला था, जिसमें एक व्यक्ति जो नेपाल सिंह जो है मुख्य अभियुक्त है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ इसको उठा के ले गया है। पुलिस ने काफ़ी मेहनत और घेराबंदी करने के बाद में पुलभट्टा के आगे उनको जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया था। गदरपुर क्षेत्र में महिला हिंसा के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में कमी नहीं आ पाई है। पुलिस त्वरित और कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अपराधी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बताया कि गदरपुर के निकटवर्ती गांव की एक महिला ने तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति ने रेप किया है। महिला की तहरीर पर जांच की गई तथा आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख को एक स्थानीय महिला के द्वारा जमीन तहरीर थाना गदरपुर में सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को जो एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया है और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध है। 15 अगस्त के लिए जश्न को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। देहरादून में इस बार 15 अगस्त का जश्न पुलिस लाइन में मनाया जाएगा। बता दें कि यह पहला मौका होगा जब 15 अगस्त का जश्न और देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में न मनाकर पुलिस लाइन में मनाया जाएगा। आज़ादी के बाद से हर साल 15 अगस्त का जश्न देहरादून के परेड ग्राउंड में मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार 15 अगस्त का प्रोग्राम पुलिस लाइन में होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड को तिरंगे के रूप में सजाया गया है। इस बार परेड में आने वाले तमाम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहने की हिदायत दी गई है। जो पहले होता था इसमें 9 प्लाटून्स रहते थे, जिनका कंटीजेंट जो हम इन्हें कहते हैं। एक कंटीजेंट में लगभग 45 लोग होते थे। इस बार कोविड को देखते हुए हमने इसको प्लाटून जो है इसको छोटा कर दिया है। एक प्लाटून में हमारे 21 जवान हैं और 9 को शॉर्ट करके हमने इसमें 4 प्लाटून कर दिए हैं। तो ये तो एक शॉर्ट हो गया प्लाटून्स का। सेकेंडली ये है कि जो उनका डिस्टेंस है, जो आपस में आपने देखा होगा अभी 2 मीटर का डिस्टेंस है प्रत्येक जवान के बीच में, 2 मीटर का है। और यही सामने वाली लाइन का है, मध्य लाइन का, पिछली लाइन का है। उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में कोविड के 411 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या
10,432 हो गई है और वहीं अब तक 6,470 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य में कोविड के केस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वस्थ होने के मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों से जुर्माना वसूल करना ही नहीं, बल्कि सरकार ने मास्क न पहनने पर जुर्माना जरूर लगाया है। इसके साथ ही लोगों को मास्क भी दिए जा रहे हैं, जिससे कोविड के संक्रमण को रोका जा सके। देखिए, थोड़ा दृष्टि बदलने की जरूरत है। 10,000 केस आए हैं, लेकिन एक्टिव केस 3,500 हैं। 7,500 केस सही हुए हैं। तो ये भी अगर मीडिया के माध्यम से जाए, मुझे लगता है कि उससे जनता में जो एक अनावश्यक जो एक भय का वातावरण बनता है, वो भय का वातावरण नहीं बनेगा। उसके कारण मानसिक रूप से लोगों पे बड़ा दबाव पड़ रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। इसलिए पॉजिटिव खबरें भी जानी चाहिए कि 10,500 पेशेंट यहाँ पर टोटल आए हैं, उनमें से 7,500 ठीक हुए हैं या 3,500 उसमें से एक्टिव केस है, बाकी ठीक हो गए हैं, उसकी इतनों की डेथ हो गई है। खबर पूरी जानी चाहिए, लेकिन हाईलाइट हम किसको करें, ये जरूर मीडिया को भी सोचना चाहिए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 15 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार यह पहला अवसर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी हमेशा से ही भराड़ीसैंण विधानसभा में तिरंगा फहराया जाता रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनना 1.25 करोड़ उत्तराखंडवासियों की भावनाओं का सम्मान है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहले ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और विधानसभा देहरादून में उनकी ओर से झंडारोहण किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री और हेलीकॉप्टर से भराड़ीसैंण पहुंचकर विधानसभा भवन में भी ध्वजारोहण करेंगे। और मैंने उनसे कहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद हम एक कार्यक्रम वहाँ जरूर करें, क्योंकि ये पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का जो आ रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने हामी भी भरी है, क्योंकि उस दिन अनेकों कार्यक्रम रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरे यहाँ विधानसभा में है, मेरे यहाँ ऋषिकेश में है, डोईवाला में है, अनेकों स्थानों में मुझे भी जाना होता है, माननीय मुख्यमंत्री को भी जाना होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम लोग गैरसैंण में हम जाएंगे, और ये भी भगवान से प्रार्थना करूँ उस दिन मौसम ठीक रहे, चूँकि हेलीकॉप्टर से ही जाया जा सकता है और कोई रास्ता जल्दी से नहीं होगा। सचिवालय में लंबे समय से एक ही विभागों में डटे अनुभाग अधिकारियों को अब इधर से उधर किया जाएगा। शुक्रवार तक सीएम ने सभी विभागों को यह आदेश दिए हैं। जो अनुभाग अधिकारी एक ही भाग में लंबे समय से हैं, उनके हटाने के आदेश शुक्रवार तक निर्गत किए जाएं। यानी साफ है कि फाइलों के बैकलॉग को कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला लेने जा रही है। आपको यह भी बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में यह निर्देश भी दिए थे कि फाइलों का मूवमेंट विभागों में बहुत धीमी गति से होता है। इतना ही नहीं, सीएम ने सेक्शन अफसरों की एक वर्कशॉप करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही जो अधिकारी बेहतर काम करेगा उसे मुख्यमंत्री सुशासन अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। कुछ विभागों में तो स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शुक्रवार की सायंकाल तक जिनको लंबा समय हो गया है अनुभागों में, उनको हटाने के आदेश शुक्रवार तक निर्गत कर दें। दूसरी बात, देखने में समीक्षा में ये आया कि जो हमारा सेक्रेटरीट मैनुअल है, उसमें सामान्यतः हर चीज जो हम चाहते हैं उसमें वो है। जो लोग काम नहीं करते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार, चाहे छोटा कर्मचारी हो, अधिकारी हो या कोई भी हो, उसको जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ढोईवाला विधानसभा के रामनगर टांडा के ग्रामीण 18 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएम की विधानसभा होने के बावजूद और राजधानी से मात्र 18 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के निवासी बदहाल सड़क पर चलने को मजबूर है, जबकि यह क्षेत्र शहीद नरपाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बावजूद ग्रामीण 18 वर्षों से सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डोईवाला विधानसभा के रामनगर डांडा के ग्रामीण 18 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की विधानसभा होने के बावजूद और राजधानी से मात्र 18 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के निवासी बदहाल सड़क पर चलने को मजबूर है, जबकि यह क्षेत्र शहीद नरपाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बावजूद ग्रामीण 18 वर्षों से सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की यह विधानसभा है और ग्रामीण मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई सड़क निर्माण को लेकर नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस सड़क का निर्माण 18 वर्ष पूर्व हुआ था, तो तब से इस सड़क की स्थिति ऐसी है, इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। शासन प्रशासन से गुहार लगा लगा के थक गए हैं, कोई इस सड़क को देखने को तैयार नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार क्षेत्र में एक कार्यक्रम था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसका भौतिक निरीक्षण कर चुके हैं, आश्वस्त कर चुके हैं ग्रामीणों को कि हम जल्दी से इसका जीर्णोद्धार करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने न कोई टीम भेजी है, न कोई इसको देखने को तैयार है। और हम तो यही चाहेंगे कि बहुत जल्दी इसका निर्माण हो, और बाकी बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। तो आते हैं चले जाते हैं, कोई सूचना भी नहीं देता क्या है कैसा है। आते हैं चले जाते हैं, देखते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता इस रोड पे।
इस पे कोई काम। कितनी लंबी सड़क है, कितनी दूरी की है ये लगभग? ये करीब 2-2.5 किलोमीटर की होगी। भुइयां से लेके भुइयां मंदिर से लेके इस सड़क का यही हाल है। उधर भुइयां मंदिर से लेके ऊपर तक तो करीब 2-2.5 किलोमीटर तो होगी ये। उधर जब मीडिया ने इस बदहाल सड़क का मामला त्रिवेंद्र सरकार में दायित्वधारी राज्य मंत्री करण बोहरा के सामने रखा तो उन्होंने बताया कि उनके सामने सड़क निर्माण का मामला सामने आया है और उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र का भ्रमण कर शीघ्र ही सड़क निर्माण कराने के लिए कहा है। देखिए, मेरी जानकारी में ये पूरी रोड का जो मैटर है आ चुका है और मैंने इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस रोड को बनाने के लिए निर्देशित किया है और मैं समझता हूं कि वो जनता की जरूरत के हिसाब से वो रोड तुरंत बन जानी चाहिए और जो क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। डोईवाला विधानसभा, जिसे आदर्श विधानसभा बनाने के लिए डोईवाला के विधायक सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार विकास को गति दे रहे हैं, लेकिन उनका विधानसभा से मात्र 18 किलोमीटर दूर यह रामनगर डांडा की बदहाल सड़क सरकार और डोईवाला के जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम कर रही है। विकास के बड़े बड़े दावे इस गांव में आकर फेल नजर आते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पूर्व अगर सरकार ने सड़क की सुध लेकर इसे नहीं सुधारा तो फिर गांव के लोग भाजपा को वोट देने के बारे में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। इससे शासन प्रशासन को चाहिए कि इस 2.5 किलोमीटर लंबी बदहाल सड़क का संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर गांव बुनियादी सुविधा प्रदान करे, तब जाकर सही मायने में डोईवाला आदर्श विधानसभा इस गाँव के लोगों के लिए होगी। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। हम, आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से नैनीताल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 87 जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर विलदी खाना के समीप रात भर से हो रहे बारिश के चलते सुबह करीब 11 बजे भूस्खलन से भारी मात्रा में मलबा आने से बाधित हो गया। मोटरमार्ग में भारी मलबे के कारण दोनों ओर रोडवेज की बसों के साथ ही दर्जनों वाहन फंस गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी से मलबे को हटाकर यातायात को फिर से खोल दिया। लगभग 10:30 से 11 बजे की बात है। सूचना आई थी 24 जूली कोर्ट में कि लैंडस्लाइड हुआ है बल्दिया खान के पास। तो तत्काल जो है एनएच के अधिकारियों से वार्तालाप की गई और जूली कोर्ट से जेसीबी भिजवाई गई। पीडब्ल्यूडी के विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद आए। हम लोग ने भी सब लोग ये मलबा हटवा के ट्रैफिक जो जाम लगा था उसे खुलवा दिया। कदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 बाइक सवारों के साथ 40 लीटर शराब पकड़ी है, जिसके तहत उन दोनों पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। क्या है, किसके लिए लाए हो? आगे देना इनको बाहर। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी और केदारनाथ यात्रा की लाइव रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग के बांसवाड़ा में बंद होने के बाद मार्ग को चौथे दिन खोल दिया गया है। यहां पर भारी मलबा और बोल्डर आने से राजमार्ग बंद था, जिससे काफी मशक्कत के बाद खोल दिया गया। इसके अलावा अन्य 4 जगहों पर भी बंद पड़े राजमार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया है। राजमार्ग के खुलने के बाद केदार घाटी की जनता और केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है, जबकि केदार घाटी में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि केदार घाटी में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश से खेत खलियान आवासीय भवनों को नुकसान पहुंच रहा है और वहीं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे भी जानलेवा बना हुआ है। हाईवे के कई जगहों पर आवागमन करना किसी खतरे से खाली नहीं है। हाईवे के बांसवाड़ा में पहाड़ी से लगातार आ रहे मलबे और बोल्डर गिरने से राजमार्ग को चौथे दिन खोल दिया गया। दो तीन दिनों से वाकई बहुत संवेदनशील बना हुआ है और इस बार बारिश में जितने भी फिशर्स हैं खुले हुए हैं, तो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, सिंकिंग की की घटनाएं हो रही हैं। नदी का भी काफ़ी तेज़ बहाव है, तो जहाँ जहाँ पर नदी टकरा रही है वहाँ भी सड़क टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सभी जगह हमारी मशीन लगी हैं, करीब 35 मशीनें जगह जगह पर तैनात हैं और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, पत्थरों का गिरना रुकता है, मार्ग को तो तत्काल खोलने की कार्रवाई भी की जा रही है। विश्व पर्यटक स्थल जो पिछले कई गुप्ता बंधु की 200 करोड़ रुपए की शादी से चर्चा में रहा, फिलहाल वीरान पड़ा हुआ है। पहाड़ों में स्थानीय लोगों के रोजगार का जरिया पर्यटन व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है। होटल, वाहन, अन्य व्यवसाय पर भी इस साल कोविड संकट की मार पड़ी है और पर्यटक स्थल ओली की करें तो यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान, पर्यटन पर पड़ी कोरोना की मार, विश्व पर्यटन स्थल ओली हुआ वीरान। ओली की वादियां पर्यटकों बिन लग रही वीरान। वर्ष भर पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ओली बुग्याल को कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। अनलॉक शुरू होने के बाद भी ओली की वादियां पर्यटकों बिन लग रही बेजान। इस दौरान साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग व्यवसाय, तीर्थाटन, प्रकृति पर्यटन व्यवसाय करने वालों का रोजगार भी ठप हुआ है। कोरोना संकट से क्षेत्र का पर्यटन उद्योग पटरी से उतर गया है। पिछले 6 महीने से जोशीमठ क्षेत्र में तमाम तरह की पर्यटन गतिविधियां जो संचालित की जाती थी वो बिल्कुल हंसिए पर है। कोरोना संकट ने पूरा पर्यटन व्यवसाय की कमर तोड़ के रख दी है और सभी लोग जो है जितने एडवेंचर और ऑपरेटर यहाँ जोशीमठ क्षेत्र के छोटे से लेके बड़ा, वो जो है कोरोना की मार से इतना टूट चुका है कि अपने ऑफिसों में ताले लगा के घर में बैठने को मजबूर है। GMBN के ओली स्की रिजॉर्ट सहित नंदा देवी इको हट को पर्यटकों का इंतजार है। निगम की कामधेनु ओली चेयरलिफ्ट भी कोरोना संकट में बंद पड़ी है। वहीं चेयरलिफ्ट संचालन बंद होने की वजह से GMBN को प्रतिदिन लाखों का घाटा हो रहा है।
औली में पर्यटन सीजन से रोजी रोटी चलाने वाले स्थानीय युवाओं और होटल, ढाबा, वाहन चालकों, होम स्टे संचालकों को लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। एडवेंचर संगठन जोशीमठ से जुड़े 2 दर्जन युवा टूर संचालकों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। टूर एजेंसी में काम करने वाले लोगों पर बड़ा असर पड़ा है। एसोसिएशन जोशीमठ के अध्यक्ष विवेक पवार कहते हैं कि कोरोना संकट के चलते पूरा पर्यटन व्यवसाय चरमरा गया है। एडवेंचर एसोसिएशन जोशीमठ का अध्यक्ष व औली का स्थानीय निवासी हूँ और जब से हमारे देश में यहाँ पर लॉकडाउन चला हुआ है तो इसका सीधा सीधा असर हमारे औली में भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो तमाम एडवेंचर कंपनियाँ, होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस वगैरह थे, सब पे ताला लग चुका है। तो और जितने भी इसमें जो काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉई और कर्मचारी थे, आज उन सब की नौकरियाँ चली चुकी है और नौकरियाँ जाने की वजह से वो सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं और उनके सामने 2 वक्त की रोटी जुटाने का भी एक बहुत बड़ा संकट उनके सामने है। चारधाम यात्रा सहित ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन हुआ चौपट। हालांकि चारधाम यात्रा के खुलने से बद्रीनाथ धाम के दर्शन हेतु यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन औली जोशीमठ बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम नहीं करने और जोशीमठ औली रोपवे, चेयर लिफ्ट के कोरोना संकट के कारण बंद होने से भी टूरिस्ट औली की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते औली में पर्यटन पूरी तरह से चौपट होकर रह गया है। ऐसे में स्थानीय पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनको सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही पर्यटन व्यवसाय को गति मिलेगी। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। अगर इंसान में पर्यावरण के प्रति प्रेम जाग उठे तो धरती के फिर से स्वच्छ और हरी हो सकती है। इतिहास गवाह है, जब भी इंसान ने मेहनत के लिए हाथ उठाए हैं तो क्रांति आई है। आज हम आपको नैनीताल की लतिका से मिला रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए नगर भर में स्वच्छता की लता फैलाने का जो संकल्प किया है, उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे सी सही उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें।